गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजी सुमर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से राजा आए और उनके कौन कौन से राज्य उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और कहाँ कहाँ पे उन्होंने शासन किया। ठीक है, चलिए। 17वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अब तक हमने आपको याद होगा, अब तक हमने 13वीं और 14वीं शताब्दी तक का पढ़ लिया है ना। बट अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी के बाद। देखिए, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ओके, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। राजवंशों का मतलब मैं आपको बताऊंगी कि राजवंश का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये 7वीं शताब्दी में राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, राजवंशों का अर्थ, तो राजवंश होते हैं जो राजा होते हैं, राजा का जो वंश होते हैं, राजा। ठीक है, राजा हो गए, है ना। और उसमें हमारी सेना वगैरह इस टाइप के लोगों को राजवंश कहा जाता था। ठीक है, इन सब का उदय हुआ, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से लोग आए। सैनिक वगैरह भी थे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मुल्तान, अरब, ये सभी जितना भी है भारत का मैप, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कितने राष्ट्रकूट, ये सब। ठीक है, कौन से राजा ने कहाँ पे कौन सी उपाधि ली। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। अगर आपने मेरी ऋग्वेदी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस बीच के जो राजा थे वो कौन सी उपाधि लेते थे। ठीक है, यहाँ के राजा कौन सी लेते थे और पश्चिम और पूर्व के राजा कौन सी उपाधि लेते थे और उत्तर की कौन सी लेते थे। ठीक है, ये आपको नहीं दिखा है तो आप देख लेना। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने पूरा आपको क्लियर कर रखा है। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल और चौहानों के स्थान का निर्धारण करिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं? यस। देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें मताहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, योद्धा और सरदार। ठीक है, तो उनको जो राजा थे वो सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के स्वामी के लिए उपहार लाए। क्या उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएंगे। जो सामंत है वो राजा के लिए उपहार लाएंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का एक महान स्वामी। अगर किसी भी सामंत के पास ज़्यादा धन हो जाए तो वो अपने आप को महासामंत घोषित कर देता था। ठीक है, वो क्षेत्र उसके अधीन हो जाता था इत्यादि। कभी कभी वे केवल स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। ठीक है, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, ये चालुक्य के राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता
से इनकार कर दिया। समझ में आया कि राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के अधीन थे। फिर दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट का था, उस राष्ट्रकूट ने चालुक्य की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी कि मान लो कि एक जो मतलब जो सामंत है वो राजा की अधीनता में रहने से मना कर दे। ठीक है। अब जैसे हमसे पूछे कि कौन सा वो शासक है जिसने मतलब किसने सबसे पहले वो किया था, मना किया था शासन से, तो दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने मना किया था। ठीक है, उसने अपने चालुक्य के अधीन रहने से मना किया था। ठीक है, और देखिए उसे हराया और देखो उन्होंने इनकार किया और फिर उसने चालुक्य के उस राजा को, यानी कि राष्ट्रकूट का जो दंती दुर्ग ने अपने स्वामी को हराया और उसे हिरण गर्भ यानी शाब्दिक सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है, फिर उसने हराया, फिर उसने एक हिरण गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। जब वे अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो वे माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना हुए भी क्षत्रियों के रूप में दोबारा क्षत्रियता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे वो मान लीजिए कि कोई समुदाय है या कोई, ये तो राष्ट्रकूट थे। ठीक है, अगर ये वैश्य हैं और ये अगर ये मान लीजिए वैश्य हैं और ये हिरण्यगर्भ का अगर वो हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान करवा लेते हैं तो ये इनको भी क्षत्रियता प्राप्त हो जाती है। अब क्षत्रियता प्राप्त हो जाएगी तो क्षत्रिय तो राजा बनेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। ओके, कुछ अन्य उदाहरणों से उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूषरण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सुनना, कौन कौन, कंदब, मयूषरमण, गुज्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे तो जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, ठीक है, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने ब्राह्मणीयता को छोड़कर इन्होंने शस्त्र को अपना लिया, यानी कि क्षत्रिय बन गए। तो क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य इन्होंने सफलता से स्थापित किए। कौन कौन थे? हरिश्चंद्र, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, ये सब थे जिन्होंने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर उन्होंने क्षत्रियता को अपनाया। राज्यों के प्रशासन, राज्यों में प्रशासन हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजधिराज यानी राजाओं का राजा, ये उपाधि है, महाधिराज, त्रिवन, ठीक है, त्रिवन यानी 3 भवनों का स्वामी, ठीक है, महाराजधिराज, त्रिभुवन और इस तरह की कई अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस समय इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की भी साझेदारी करते थे। वो भले ही उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि ग्रहण की, लेकिन उनका जो काम था वो तो वो करते ही थे। ठीक है, इन सभी राज्यों के उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। उनके अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बाध्य किया जाता, किसान से 1/3 हिस्सा उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा उससे ले लिया जाएगा। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ठीक है, राजस्व व्यापारी से भी लिया जा सकता था। ठीक है, ये जो कर है ये व्यापारी से भी लिया जा सकता था, किसान से तो लिया ही जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों में लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने
की तथा व्यापार मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है, युद्ध हो रहा है कहीं पे तो उस राज्य को तो लूटेंगे ही, है ना। ये बॉक्स है एक। 400 कर। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में भिन्न किस्म के करों के लिए गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कर लिए गए वो लिए गए थे चोल वंश ने लिए थे। ठीक है, अभिलेखों से पता चला कि 400 से भी ज्यादा शब्द मिलते हैं और मतलब बहुत सारे 400 से भी ज्यादा इन्होंने कर लिए थे। ठीक है, अधिक उल्लेखित है। ठीक है, वेटी नगद की बजाय जबरन शर्म के लिए वेटी क्या है, ये जबरन लिया जाता था। ठीक है, शर्म जबरन शर्म और कदमाई क्या है, यानी कि भू राजस्व थे। मकान का छाजन डालने, ठीक है, मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर। ठीक है, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। छोटी छोटी बात के लिए कर लगाए इन्होंने। पौराणिक संपत्ति की उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले इत्यादि कर का जो उल्लेख है वो चोल वंश में मिलता है। सबसे ज्यादा कर इन्होंने ही लिया था, ऐसा अभिलेखों को पढ़ के ज्ञात होता है कि चोल वंशों ने सबसे ज्यादा अपने शासनकाल में कर लिया था। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां क्या होती है? प्रशस्ति का अर्थ होता है कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, और प्रशंसा अपनी कौन करवाएगा? राजा करवाता था। ठीक है, राजा करवाता था, बढ़ चढ़ के करवाता था, है ना। राजा है तो कुछ भी बोलेगा वो तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। मिसाल के तौर पर शूरवीर विजय योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि राजा ब्राह्मणों को भूमि का दान कर देते थे। ठीक है, ये ताम्र, अब उन्होंने भूमि का दान किया तो ये ताम्र पत्रों के अभिलेखों पे लिखा जाता था। ठीक है, जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था वो ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था। ठीक है, नागभट्ट की उपलब्धि। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी ग्वालियर या मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश बाणभट्ट के कामों का वर्णन करती है। आंध्र सदैव सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे सभी धराशायी हो गए। ठीक है, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंगाल के अंतर्गत गुजरात का हिस्सा भी ले लिया, प्रदेश का हिस्सा की रात। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है कि यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है ताम्रपत्रों पे। ठीक है, ये जो चित्र दे रखा है, अब हमको पता है कि ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, लेकिन भूमि के साथ उन्हें और क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे,
फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियां, तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। अब ब्राह्मणों को भूमि दे दी तो वो कर भी वसूल करेगा, है ना। तो यानी जो ब्राह्मण थे जो कर लेते थे वो राजा द्वारा दी गई भूमि जो उन्हें दान में दी गई होती थी उससे वो कर लेते थे, ठीक है। वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय का अधिकार द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वहीं पक्की ईंटों को खुदवा सकता है। पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। यानी कि वो कर भी ले सकता है, उसे भूमि अनुदान दी जाएगी, प्लस वो और भी अगर उसे कुछ बनवाना है, कुछ तोड़वाना है तो वो ये सब चीज़ें भी कर सकता है। पेड़, कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, ठीक है। और ये जो लेक है ये चोलों का है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण सा ग्रंथ है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें कई प्रत्येक शासक राजवंश का अधिकार कोई क्षेत्र विशेष था, वह दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, ये हमने पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार ये ब्राह्मण थे, ठीक है। राजपूत और पाल राजवंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते हैं तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते हैं। वो मंदिरों को क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी राजा जब कोई भी मंदिर बनाता है तो उसकी एक पहचान हो जाती है, अपने अभिलेख में लिख देता है। और भगवान के साथ वो अपनी मूर्ति भी बनाता है। तो इस तरीके से जब कोई दूसरा राजा किसी क्षेत्र में आएगा और वो क्षेत्र उसके अधीन हो जाएगा तो वो फिर उस मंदिर को भी तुड़वाएगा, ठीक है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासक में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया।
वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, यानी कि जो गजनी सुल्तान था उसका निशाना संपन्न मंदिर होते थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध वाला दूसरे राजाओं के चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वी तृतीय जिसे कहते हैं, जिसने 1168 से 1192 तक जिसने राज किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को, देखो चौहान ने एक मोहम्मद सुल्तान को हराया 1191 में, ठीक है, और 92 में वो खुद मर गया, लेकिन दूसरे ही साल उसकी मृत्यु, वो खुद हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, ये चोल का राज्य है, जहाँ उन्होंने दक्षिण की साइड ही इन्होंने अपना वो राज्य स्थापित किया। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा से मोटियारो नामक से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता है, ठीक है। मोटियार नामक एक छोटे से परिवार की सत्ता है, क्या? चोल, ठीक है। एक मिनट, हो गया पे कावेरी डेल्टा है जहाँ पे, ठीक है। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महामत थे, मतलब अधीन थे, ठीक है, ठीक है। वे पल्लवों के अधीन थे। उरियायर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजाल्य ने 9वीं सदी में एक मोटियारे को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। देखिए, मोटियारे नामक प्रसिद्ध परिवार था, ठीक है। कांचीपुरम पल्लव राजाओं के वो सामंत थे, कौन? चोल, ठीक है। उरियायर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजाल्य ने 9वीं सदी में मोटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भदुनी देवी का मंदिर बनवाया, ठीक है। कौन सा मंदिर? निशुम्भदुनी। ये याद रखना है कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास के लिए, स्थापत्य कला में। विजाल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया, ठीक है। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों इस राज्य में हिस्सा बने। पल्लवों को भी हिस्से में बना लिया गया, ओके।
जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 1985 से, कौन माना जाता है? राजवंश प्रथम। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली है। 1985 में राजा बना और 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ठीक है, उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। ठीक है, राजा राज के पुत्र राजा राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। ठीक है, इन अभियानों के लिए उसने जल सेना बनाई थी। किसने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई थी। ठीक है, कहाँ के अभियानों के लिए? गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। ठीक है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि का एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और राजा के लिए काम करते। पुरोहित, मालकार, बावर्ची, मेहतर। ठीक है, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए ही नहीं, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों सबसे विशिष्ट और कांस्य मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे। देखिए, ये आर्थिक हो गया, है ना, उनमें लोग अपनी कला को दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी मंदिर आस्था का नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आराधना का भी केंद्र थे। ठीक है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनवाई गई थी। कृषि और सिंचाई के लिए उन्होंने क्या किया? ठीक है, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 पे गौर कीजिए और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कावेरी नदी जब बंगाल की खाड़ी से मिलती है तो उससे कई छोटी छोटी शाखाओं में बांटा। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती, जिससे किनारों की जो उपजाऊ मिट्टी थी जो वो उपजाऊ हो जाती। ठीक है, शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल खेती के लिए आवश्यक आंत में मुहैया कराया जाता। क्या के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी इस्तेमाल किया जाता। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना की ज़रूरत होती थी। सिंचाई के काम के लिए योजना की ज़रूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना
और वह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी भी दिखाई। ठीक है, साम्राज्य और प्रशासन। साम्राज्य और प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। जो समृद्ध गांव थे उसे नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासकीय कार्य करते। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, अमीर किसानों को वेलल्ला कहा जाता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुदवेदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान आर्यार प्रधान जैसी उपलब्धियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार यहाँ देख लेते हैं। चोल अभिलेखों में कई विभिन्न कोटियों की भूमियों का उल्लेख मिलता है। वेलल्लाई वह ब्राह्मण किसान जो स्वामी किसान की भूमि। ठीक है, ब्राह्मणों का उपहार दी गई भूमि। ठीक है, शोला भोग किसी विद्यालय के लिए जो दी गई भूमि। देवदान जो मंदिरों के लिए और पलचीवर जो जैन संस्थानों के लिए दी गई भूमि। ठीक है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई है ना। प्रत्येक ब्राह्मण की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती। वे सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। उनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा दर्ज किए जाते। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते। तमिलनाडु के चिलंगुट जिले में उत्तर मेरु से प्राप्त अभिलेख से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का गठन कैसा था। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए भी लोग योग्य होते थे। उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे और किसी भी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बाद में टिकट निकालने का भी अधिकार होता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। ये बॉक्स है, इसे आप पढ़ लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।